नमस्कार, बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक पोस्ट ने देश की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने जेन जी को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, जेन जी संविधान बचाएं, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इस बयान ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखे हमले शुरू कर दिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना चाहते हैं और वो अर्बन नक्सली हो गए। दूसरी ओर जेडीयू का कहना है कि भारत के युवा परिपक्व है और यहां नेपाल जैसे हालात नहीं होंगे। अब सवाल है कि राहुल गांधी की जेन जी वाली पोस्ट के पीछे क्या प्लान है? क्या राहुल गांधी युवाओं को लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रेरित करना चाहते थे, या फिर जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी की पोस्ट देश में अराजकता फैलाने की साजिश है? क्या राहुल गांधी का जेन जी प्लान संविधान और लोकतंत्र को बचाने का रोड मैप है, या फिर एक खतरनाक नैरेटिव जो देश को अस्थिरता की ओर ले जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी वाकई युवाओं को भड़का रहे हैं? आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। नेपाल में जेन जी आंदोलन ने सत्ता बदल दी और अब उसी जेन जी का जिक्र भारत की सियासत में भी गूंज रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेन जी संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे और वोट चोरी रोकेंगे। मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। राहुल गांधी का ये बयान आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 3 पॉइंट में पलटवार किया। जो ट्वीट निशिकांत दुबे ने किया, जरा पहले उसे देख लीजिए। जेन जी, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया के बाद राहुल को क्यों बर्दाश्त करेगा? जेन जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? जेन जी अगर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो भारत को क्यों नहीं बनाएगा? वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर भारत में गृह युद्ध भड़काने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल के आचरण को मर्यादा के खिलाफ कहा। राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। जी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। तो न होमवर्क करते हैं, न कुछ समझते हैं, तो अपने कैंडिडेट के चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं और अपनी पार्टी का जो काम करना है नहीं कर रही है तो उनसे न पूछें। झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, ये राहुल गांधी की फितरत हो गई। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि देश में अराजकता का माहौल वो पैदा करना चाहते हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दलील दी कि जेन जी परिवारवाद के खिलाफ है। जेन जी भी कांग्रेस की परिवारवादी वाली राजनीति को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो संवैधानिक तरीका है उसके तहत या उसके माध्यम से अब वो सत्ता पाने में बिल्कुल निराश हो चुके हैं। राहुल गांधी जी कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम लाए, कभी कहते हैं परमाणु बम लाए, और सब जो है छुरछुरिया बम निकल जाता है। और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। नेपाल से उठी जेन जी की गूंज अब भारत की सियासत का तूफान बन चुकी है। राहुल गांधी ने जहां जेन जी को लोकतंत्र का रखवाला बताया, वहीं बीजेपी उसी जेन जी को कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोधी बता रही है। सवाल ये कि क्या जेन जी की राजनीति वाकई सत्ता बदलने की ताकत रखती है, या सिर्फ ये चुनावी शोर है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस चुनाव की में हम पूछेंगे, राहुल गांधी का जेन जी प्लान क्या है? क्या भारत में संविधान खतरे में है? क्या राहुल गांधी युवाओं को भड़का रहे हैं? बीजेपी के गृह युद्ध भड़काने के आरोप में कितना दम है? और सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या भारत में नेपाल जैसे हालात संभव हैं
ऐसे हालात उत्पन्न किए जा सकते हैं किसी नेता के बयान से? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जी जुड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव और कांग्रेस प्रवक्ता राजीव मेहता जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल राजीव मेहता जी आपसे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के युवा संविधान बचाएंगे, देश के स्टूडेंट्स लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, देश के जेन जी वोट चोरी को रोकेंगे। जरा इस बयान का मतलब समझाइएगा और यह भी समझाइएगा कि क्या देश में संविधान खतरे में है? देखिए, राहुल जी जो जैन जी की बात कर रहे हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जो बच्चे 1997 और 2012 के बीच में जन्म लिए हैं, जिन्होंने इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी हो या इंटरनेट पे ज्ञान प्राप्ति हो जो किया है, उसके बारे में बोल रहे हैं। ये जो राजीव गांधी जी ने जिस इंटरनेट की क्रांति हिंदुस्तान को दी थी, वो पहला जो बैच आप बोल सकते हैं कि जैन जी के रूप में हिंदुस्तान में देखा जा रहा है। और ये जैन जी जो है वो पूरी तरीके से बेरोजगारी की तरफ गए हुए हैं और इसे जनता भली भांति जानती है। और इनकी आबादी लगभग राजीव जी, हिंदुस्तान में बेरोजगारी होगी, एक समस्या वो है। सुनिएगा, बेरोजगारी एक समस्या है। पोस्ट में उस समस्या का जिक्र नहीं है। उसमें है कि देश के युवा संविधान बचाएंगे, देश के स्टूडेंट्स लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, देश के जेन जी वोट चोरी को रोकेंगे। इसमें तो बेरोजगारी का जिक्र नहीं है। जब देश की हर एक चीज पे पूरी तरीके से गुलामी चढ़ गई हो और हर एक सिस्टम पे सरकार का पूरे तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम लग गया हो, जहां पे इलेक्शन कमीशन हो गया हो, जहां पे आपको और भी संस्थाएं सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, जो एक तरफा जो प्ले रोल कर रही है, जो पूरे हिंदुस्तान में वो दिख रहा है, और जो विपक्ष को जिस तरीके से वो काउंटर कर रही है और विपक्ष को जिस तरीके से अरेस्ट कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि जैन जी कितने नेता जेल में हैं? राहुल गांधी कब से इस देश, राहुल गांधी कब से संविधान खतरे में है का नारा दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन चोर है का नारा दे रहे हैं, वोट चोरी का नारा दे रहे हैं, कितनी बार जेल गए? आप राहुल गांधी जी कहां हैं अभी? आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जेल क्यों जाएंगे? आप मुझे ये बताइए। आप ये कह रहे हैं कि फंसाने के लिए आप ये कह रहे हैं 11 साल से आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। आपका स्टेटमेंट था ना। मैं उस मुद्दे पे भी आ रहा हूं। राहुल गांधी को टाइम टू टाइम ईडी ने जिस तरीके से हैरेस किया है, जिस तरीके से नोटिस दिया गया है, जिस तरीके से पूरे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिस तरीके से ईडी ने हैरेस किया है, चाहे ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से या इनकम टैक्स के माध्यम से, वो पूरी जनता के बीच में है। और जो जैन जी की हम बात कर रहे हैं, वो इंटरनेट के दुनिया से जो लोग किताबों से निकलकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल गए हैं, आज वही जैन जी इंटरनेट की दुनिया से हिंदुस्तान का जो सच्चा इतिहास है वो पढ़ रहे हैं और उनको उनकी जानकारी हो रही है, और वो भली भांति जानते हैं कि किस तरीके से नेहरू जी ने, किस तरीके से इंदिरा गांधी ने, किस तरीके से मनमोहन सिंह। मुझे दो चीज समझ में आ रही है। पहला ये कि राहुल गांधी बोलने से पहले नहीं सोचते, और दूसरा प्रवक्ताओं को यह समझ में नहीं आता कि अब उनको डिफेंड कैसे करें। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप कुछ और बता रहे हैं। मुझे लगता है संतोष जी, मुझे लगता है कि आप जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है। मैं एकदम क्लियर मैसेज आपको संविधान खतरे में है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। सवाल बड़ा सीधा सा, संविधान खतरे में है। खतरे में है। किस तरह से? संविधान खतरे में 2024 से पहले से आप नारा लगा रहे हैं। किस तरीके आप संविधान खतरे में है या राहुल गांधी जी की राजनीति खतरे में है, उनको समझ नहीं आ रहा। दिल्ली में वो खाता नहीं खोल पा रहे हैं। देश में तीसरी बार लगातार उनको विपक्ष में बिठा दिया गया। 2 बार तो उनको विपक्ष में रहने तक की हैसियत नहीं दी गई, विपक्ष का नेता बनाने तक की हैसियत नहीं दी गई जनता की तरफ से। ये वही देश है जहां पे कांग्रेस का इतिहास पिछले 50 साल में देखा गया है। आप 11 साल में आप बीजेपी की तरफ से इतने आप क्यों हताश हो रहे हैं? आपको हताश होने की जरूरत नहीं है सर। इस पोस्ट को कोई पढ़ेगा, हताश नहीं होगा। इस पोस्ट में क्या है, ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी जी? देश के युवा संविधान बचाएंगे, और राहुल गांधी जी से पूछा तो कह रहे हैं मेरा काम नहीं है संविधान बचाने का। उनका काम क्या है? आरोप लगाने का।
तो धनंजय जी, तो संविधान राहुल गांधी कौन, जी गोदी संविधान नहीं मीडिया बचाएंगे। बचाएगी? धनंजय तो जी संविधान को गोदी जरा मीडिया चर्चा में लेकर बचाएगी आते क्या? हैं। तो गोदी राहुल मीडिया गांधी जी संविधान नहीं क्या? बचाएंगे, उनका काम है सिर्फ भड़काने का, उनका काम है आरोप लगाने का। संतोष जी, जितना ध्यान से मैंने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, मैं उनसे भी यही अपेक्षा करता हूं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि राहुल गांधी बोलने से पहले नहीं सोचते और उनके बाद जो लोग आते हैं उनको डिफेंड करने, वो क्या बोलते हैं ये समझ से परे है। उसको समझने में सारी ऊर्जा आपके निकल जाएगी। राहुल गांधी नाटक और न्याय दोनों के फर्क को राहुल गांधी ने बराबर कर दिया है। राहुल गांधी मंच पर आकर जो नाटक कर रहे हैं और जिस न्याय की मांग कर रहे हैं, वो 5 पीढ़ियों से जो अन्याय इस देश पर करते आ रहे हैं, और दुनिया के लोकतंत्र में कोई भी पार्टी 5 पीढ़ियों से एक परिवार के कब्जे में हो तो मुझे बता दीजिए, 5 पीढ़ियों से, मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, और 90 चुनाव हारने के बाद दुनिया का कोई भी राजनेता 90 चुनाव हारने के बाद अगर किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हो तो मुझे उसका भी उदाहरण बता दीजिए। और जिस जेएनजी की आप बात कर रहे हैं, आज दिल्ली में नई दिल्ली में दूसरों के चुनाव हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का, और उसमें वोटर जेएनजी ही थे और उसमें एबीवीपी की जीत दर्ज हुई, सारे पदों पर एबीवीपी की जीत दर्ज हुई। तो ये जेएनजी ने जब जवाब दे दिया राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को। ये कांग्रेस के बम बरसक कप्तान जो लगातार बम बरसाने की बात करते हैं, इनके नापाक इरादे से पाक खुश हो सकता है। आज सैम अंकल एक नया वीडियो रिलीज किया है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आई फील एट होम, ये उनका है। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ईडी पूछताछ कर रही है। भाई आप थोड़ा सा तो पढ़ लिख लिया करिए, अखबार कम से कम पढ़ लिया करिए, आप व्हाट्सएप से ही ज्ञान ले लिया, कुछ तो पढ़िए। राहुल गांधी को ईडी किस लिए नेशनल हेराल्ड केस में बुला रही है, जिसमें भाजपा का एक भी आदमी नहीं है। उस नेशनल हेराल्ड केस को फाउंडर, आजादी की लड़ाई के फाउंडर लोगों ने केस किया है। वो शांति भूषण से लेकर तमाम उस समय के फाउंडर हैं। ये 2000 करोड़ की संपत्ति को मां बेटा के द्वारा गटकने का मामला है। इसमें हमारा लेना एक न देना दो, कोई मतलब नहीं है हमारा। और आपको देश के कानून पर भरोसा नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं, और आप खुले मन से कहते हैं कि संविधान बचाना कोई मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। राहुल गांधी की ननिहाल होगी कहीं देश के बाहर, राहुल गांधी ने अपने ननिहाल कहीं और होगी। लेकिन भाई कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता, आपकी ददिहाल भी यही है, ननिहाल भी यही है, हमारी भी यही है। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। हम जिएंगे इस मिट्टी के लिए, मरेंगे इस मिट्टी के लिए, और हम संविधान बचाने के लिए हम खड़े होंगे। हाँ, हमारा दायित्व है। जब कांग्रेस ने संविधान पर प्रतिबंध लगाया, धनंजय जी, जब इमरजेंसी लगाई, जो चीज खतरे में है ही नहीं, उसको किस तरह से बचाओगे? अरुण जी को चर्चा में लेकर आते हैं। अरुण जी, संविधान खतरे में है नहीं, कैसे बचाइएगा आप? संतोष जी, मुझे 1 मिनट और ठीक है धनंजय जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। अरुण जी आ रहा हूं आपके पास जल्दी से। मैं 140 करोड़ जनता इस देश की जिम्मेवारी लेती है संविधान बचाने की। जब कांग्रेस जैसी पार्टी अपने कुत्सित प्रयासों से लोकतंत्र पर हमला करती है और इमरजेंसी लगाती है, तब संविधान बचाने के लिए जनता सड़कों पर आती है। और 140 करोड़ जनता इस बाबा साहब के दिए गए संविधान को बचाने के लिए मुखर होकर आवाज उठाती है। आज संविधान को नहीं, कांग्रेस पार्टी से इस देश को बचाने की जरूरत है, जो जेएनजी ने अभी दिल्ली में जवाब दिया है। और राहुल गांधी की मनसा, कुत्सित मानसिकता कभी पूरा नहीं होने जा रही है, कभी पूरा होने नहीं जा रही है। इस देश का युवा, जवान, किसान, नौजवान सब जानता है कि जो अरुण जी को लेकर आए जरा, प्रयासों से किया। अरुण जी, जो चीज खतरे में नहीं है उसको किस तरह से बचाइएगा, और खतरे में है तो फिर लिखित में शिकायत क्यों नहीं दे रहे? संतोष जी, यह आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा संविधान खतरे में नहीं? मैं इसलिए कह सकता हूं 2020 के विधानसभा चुनाव में आप सबसे बड़ी पार्टी थे। अगर अगर संविधान खतरे में होता, वोट चोरी होती, आप फिर सबसे बड़ी पार्टी कैसे होते? आप में और एनडीए में 13,000 के वोटों का फर्क मात्र क्यों होता? संतोष भाई, वोट का अधिकार नरेंद्र मोदी संविधान ने दिया है, संविधान ने दिया है। और आप देखिए किस तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग बिहार के गरीबों का, दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, कमजोर वर्ग के लोगों का वोट छीनने का एक सोची समझी साजिश रचने का काम किया। अगर हमारे आदरणीय नेता
कितने लोग लेकर गए आप चुनाव आयोग में जब वोट जुड़वाने का 1 महीने का टाइम दिया था? कितने लोग लेके गए? आपके बीएलए वहां पर चाय पीने के लिए रखे गए थे क्या? संतोष जी, सुन लीजिए 47,000 बीएलए थे आरजेडी के, वो क्या कर रहे थे? या फिर हमको बोलने दीजिए। अगर हमारे सुनिए ना संतोष जी, अगर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने पहल नहीं की होती, आवाज बुलंद नहीं किए होते सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय में, तो आज क्या स्थिति होता? 65 लाख मतदाताओं का तो अधिकार छीना ही जाता। ये तो लड़ाई हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने लड़ी मजबूती के साथ। शुरुआती दौर पर टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया, दस्तावेज को लेकर सवाल उठाया, प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया और अंततः कोर्ट में भी माना गया और मुहर लगाया गया। कहां माना जा रहा था आधार कार्ड को? अब तो चुनाव आयोग मानने को तैयार है। आपने देखा जिंदा आदमी को मुर्दा घोषित कर दिया, मुर्दा आदमी को जिंदा घोषित कर दिया। हमने तो कोर्ट में हमने ये भी देखा, एक महिला का वोट था और आपका बीएलए ले गया उसको राहुल गांधी के सामने पेशी के लिए कि साहब इनका वोट नहीं है। बाद में वो कह रही हमारा वोट है। अब सुनिए ना, ये भी देखा बात करिए ना कि एक व्यक्ति जिसका महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, वो अभी आकर, ताजा उदाहरण दे रहा हूं, कह रहा है मेरे नंबर को सार्वजनिक कर दिया गया है, मैं कभी महाराष्ट्र गया नहीं। हमने ये भी देखा। कहां चले गए संतोष जी? मैं तो अपनी बात कर रहा हूं ना, जो अब कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, आपने देखा ना, राघोपुर वैशाली जिला का व्यक्ति को, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति को किस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया। और इसमें बबेला, ये तो लोकतांत्रिक सरकार है ही। और आज देखिए ना, पूरे बिहार में, बिहार हमारा प्रदेश युवा प्रदेश है, 60% आबादी युवाओं की है। प्रत्येक दिन सरकार के खिलाफ जब अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं छात्र नौजवान, तो प्रत्येक दिन ये सरकार लाठियां बरसाने का काम करते हैं। चाहे TRE 4 के मामले को लेकर, चाहे पुलिस भर्ती के मामले को लेकर, चाहे कोई भी मामला लेके, प्रत्येक दिन तो पटना प्रदर्शनकारियों से पटा हुआ रहता है। नहीं देखते हैं क्या? आज हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। आज देखिए, छात्र और नौजवान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तेजस्वी यादव जी के संग हैं। छात्र नौजवान जिस सवाल पर आज डिबेट किए हैं, और सारे नौजवान वहां, छात्र नौजवान सड़कों पर हैं। तेजस्वी यादव जी पीछे पीछे हैं, छात्र नौजवान आगे आगे। मुझे लग रहा तेजस्वी यादव जी ज्यादा स्पीड में है। और दूसरे एक यादव जी और हैं जिसने पूरे परिवार में अस्थिरता पैदा कर दी है। इधर परिवार कह रहा है कि मेरा अधिकार दो, परिवार अधिकार मांग रहा है, उधर वो बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए ना अपने अधिकारों की लड़ाई। ठीक है सर, मेरे पास और भी मेहमान हैं। किसान, महिला, रमाकांत चंदन जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए, उनको चर्चा में लेकर आते हैं। रमाकांत जी, जो राहुल गांधी जी का जो पोस्ट है देश के युवा संविधान बचाएं, देश के स्टूडेंट्स लोकतंत्र की रक्षा करें, देश के जेनजी वोट चोरी को रोकें। अब मुझे यह समझना है आपसे, इस देश में संविधान खतरे में है क्या? इस देश में लोकतंत्र खतरे में है क्या? और कौन सी वोट चोरी को रुकवाना चाह रहे हैं? जो बीजेपी 2014 में 38% वोट प्रतिशत के साथ सत्ता में आई थी, उसका 2019 में वोट परसेंट गिर गया और 2024 में वो 240 सीटों पर सिमट गई। अगर वोट चोरी होती तो 400 पूरे कर लेते ना। जी बिल्कुल संतोष जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जैन जी के माध्यम से राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं वो तो वो जाने। वो युवाओं को कह सकते हैं देश की सरकार के विरुद्ध खड़ा करना चाहते हैं, वो अपने युवा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, या अपने वोटर के रूप में उन युवाओं को देख रहे हैं, ये तो वो जाने। लेकिन मुझे ये कहना, जो मेरा जो छोटी सी समझदारी है वो ये है कि भारत जो है उसकी मिट्टी, उसके मिजाज, उसका पानी अलग है। यह नेपाल नहीं है, यह पाकिस्तान नहीं हो सकता, यह बांग्लादेश भी नहीं हो सकता। और सत्ता परिवर्तन के किस्से को लेकर के अगर सोचे तो आजादी की लड़ाई से लेकर के संपूर्ण क्रांति, और संपूर्ण क्रांति के बाद जो सत्ता परिवर्तन हुए हैं वो किसी विद्रोह के कारण नहीं हुए हैं। सत्ता परिवर्तन जब भी हुए हैं
तो बैलेट के कारण, वोट के कारण हुए हैं। तो राहुल गांधी जी, जब आपको याद होगा, जब जनता दल शासन में आई थी और कुछ दिनों बाद असफल हुई, तो वही कांग्रेस वोट के मार्फत से आई थी, किसी विद्रोह के रास्ते पर वो नहीं आई थी। इसलिए राहुल गांधी अगर ये चाहते हैं कि जैन जी के मामले में यहाँ विद्रोह होगा, तो ऐसी मिट्टी भारत की नहीं है। अब रहा संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिए जाएंगे, ऐसे कई स्लोगन आए। आपको याद होगा कि जब 2015 की जो जंग बिहार में हो रही थी, तो उसमें लालू जी ने कहा था कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, उसमें संविधान में संशोधन किया जाएगा। लेकिन देश की जनता ने देखा कि आरक्षण खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका प्रतिशत भी बढ़ा। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो कहीं न कहीं राहुल गांधी जी को या विपक्ष को सामने खड़ा करते जा रहा है। अब वोट चोरी का मामला अभी पूरा कह सकते हैं कि अभी पूरा शीर्ष पर चढ़ा भी नहीं था, कब आ गया है कि वोट को डिलीट कर दिया जाता है। इसके पहले जब ईवीएम था तो ईवीएम चोरी की बात आती थी, लेकिन वही जहां सत्ता में वापसी होती है कांग्रेस की, तो क्या वहां कोई दूसरा चुनाव आयोग होता है? क्या गहलोत जी राजस्थान में लगातार शासन करते रहे, भले इस बार वो हार गए, तो क्या वहां वोट चोरी नहीं होती थी? वहां ईवीएम खराब नहीं था? वहां बैलेट से वोट नहीं होते थे? तो ये सारी चीजें हैं जो आरोप लगाने के लिए है कि हार रहे हैं। कोई भी सत्ता दल में जो भी रहता है और विपक्ष में जो भी रहता है, अगर कहीं हार होती है तो उसका पहला निशाना कहीं न कहीं आयोग बनता है। ठीक है, और नवल शर्मा जी भी जुड़ गए। नवल शर्मा जी भी जुड़ गए के जरिए। नवल जी, राहुल गांधी जैन जी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं अभी, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव, उसमें उनको शिकस्त झेलनी पड़ गई है। ये क्या करने की कोशिश की जा रही है? देखिए संतोष जी, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव ने राहुल गांधी के जैन जीप में पलीदा लगा दिया। आखिर देश का जैन जी राहुल गांधी जी के पीछे क्यों इकट्ठा हो? सोचिए जरा। आज की जो जैन जी है वह नई तकनीक से लैस पीढ़ी है, सुलझे और खुले विचारों वाली पीढ़ी है, देश की तरक्की में भरोसा करती है। वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पीछे लामबंद क्यों हो? मैं बता रहा हूं। पहली बात तो ये कि जिस नेता की जो जैन जी को जागृत करने की बात कर रहा है, उसकी पूरी राजनीति वंशवाद की थाली में परोसकर मिली है। क्या भारत के जैन जी अपना आइकॉन किसी ऐसे नेता को बनाना चाहेंगे जिसने नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की तरह संघर्ष करके जीवन में सफलता नहीं पाया है, बल्कि वंशवादी सीढ़ी पर चढ़कर राजनीति में सफलता पाया है? पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ये कि राहुल गांधी का व्यक्तित्व कैसा? देश के जैन जी की निगाहों में राहुल गांधी का व्यक्तित्व कैसा? राहुल गांधी का व्यक्तित्व इज इक्वल टू कंफ्यूजन। कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो देश के जैन जी को क्लैरिटी चाहिए, विजनरी क्लैरिटी चाहिए देश के जैन जी को, न कि कोई अस्पष्टता या उलझन चाहिए। तीसरी बात यह कि उस कांग्रेस पार्टी के पीछे क्यों लामबंद हो? कांग्रेस पार्टी इज इक्वल टू बैकवर्डनेस एंड करप्शन। जो पार्टी पिछड़ेपन का और भ्रष्टाचार का प्रतीक हो, जिस पार्टी ने भारत को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी विरासत में दिया हो, देश का जैन जी उसके पीछे क्यों लामबंद हो? चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि देश का पूरा जैन जी, नई पीढ़ी यह जानती है कि आज देश को आवश्यकता है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जैसे ऐसे विजनरी नेतृत्व की जो देश को सॉल्यूशन दे। कांग्रेस पार्टी की तरह प्रॉब्लम नहीं। कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास प्रॉब्लम देने का रहा है, जी, आज मेरे पास समय थोड़ा कम है, थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात को रखिएगा। 1 मिनट है आखिर मेरे पास। जी 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 अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु ये कि ये जिस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, आपको याद है ना कि 1975 में एक परिवार ने परिवार के हाथ से सत्ता जाने के भय से पूरे देश के लोकतंत्र का गला घोंट दिया और इमरजेंसी थोप दिया। याद है ना दिल्ली में तुर्कमान गेट में झुग्गी झोपड़ी हटा रहे लोगों के विरोध का मुकाबला कैसे किया? काट काट कर गाड़ दिया गया भाई साहब तुर्कमान गेट पर हजारों की संख्या में लोगों को। याद है ना तिहाड़ जेल में कैसा अत्याचार किया गया था? ओम प्रकाश कोहली दिव्यांग व्यक्ति थे, उनको जंजीरों में बांधकर मारा गया था। गायत्री देवी बेंगलोर की एक महिला थी जो बेचारी गर्भवती थी और इमरजेंसी में हॉस्पिटल में गई तो पैर में जंजीर लगा दिया गया और तब उसने प्रसव किया। तो कांग्रेस का पूरा इतिहास, देश में 300 आर्टिकल 356 का सबसे मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, तमाम कांग्रेस पार्टी ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया।